नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संघ ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। नई सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले में संघ का एजेंडा मुसलमानों के साथ ही सिख और ईसाई को भी साथ लाने का है, जिसके लिए अब स्वयंसेवक अभियान चलाने वाले हैं और मस्जिदों के अलावा गुरुद्वारों में भी संपर्क साधने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आरएसएस का फोकस अब गैर हिंदुओं की तरफ है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस विपक्ष के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है। इस बार 80-20 नहीं बल्कि 100% वोट वाला प्लान तैयार किया जा रहा है और नजर उन वर्गों पर भी जिससे हिंदू मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों में भी पकड़ बनाई जा सके। दरअसल आरएसएस का गैर हिंदुओं के प्रति भी भरोसा जागा है। स्वयं सेवक अब मस्जिदों के मौलवियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को भी संघ अपने साथ जोड़ेगा। गुरुद्वारा और चर्च के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। यूपी दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अवध प्रांत की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया। मोहन भागवत ने इस बात पर फोकस रखा कि अब गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों के प्रमुखों से मुलाकात की जाएगी और उनको समाज सेवा से जोड़ने का मंत्र दिया जाएगा। सर्व समाज को जोड़ने की रणनीति पर संघ काम कर रहा है और ये संघ ने एक नया फार्मूला निकाला है। अब इसी रणनीति से संघ आगे बढ़ेगा। यही वह वजह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अवध प्रांत की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए कि बौद्ध, सिख, मुस्लिम समेत अलग अलग जो समाज के लोग हैं, खासकर जो ईसाई समाज के लोग हैं, इनको भी आरएसएस से जोड़ा जाए और आरएसएस का विस्तार, जो उसकी शाखाएं हैं, वो गांव-गांव तक उनका विस्तार होना चाहिए और संगठन विस्तार पर भी मोहन भागवत ने जोर दिया। संघ का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गैर हिंदुओं तक हर हाल में पहुंच बनाने की है। मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों में आरएसएस की स्वीकार्यता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले से मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। दलित समाज तक पहुंचने के लिए भी संघ ने अलग अलग टोलियां बनाई हैं। ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों से मुलाकात कर भरोसा जीतने की कोशिश करते हुए मैदान में नजर आएंगे। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर भी संघ का फोकस है। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी प्रवास काफी अहम माना जा रहा है और ये तब और खास हो जाता है जब तमाम धर्मों के साथ संवाद स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का मकसद उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की है, जिसके लिए अब 80-20 के फॉर्मूले से इतर सबका साथ सबके विकास का मंत्र दिया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। 24 के चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन में पेच सीट बंटवारों पर फंसने लगा है और इसी को बीजेपी अब मुद्दा बना चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमा रहे अखिलेश यादव के सामने सीट बंटवारे की चुनौती है। गठबंधन साथी कांग्रेस और आरएलडी से तालमेल बिठाने की कोशिश में है और 80 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने की चुनौती है, जिसकी तैयारी हो रही है। लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया है और यही वजह है कि बीजेपी नेता बार बार अखिलेश को सीट की याद दिला रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। अखिलेश टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में? अब ये उनका विषय है। अखिलेश जी टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो गठबंधन को उनके तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लोग
अपनी सरकार के काम अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सब सीटें जीतेगी, इस संकल्प के साथ उतरा है। दरअसल बीजेपी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है और विकास के साथ ही लाभकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की प्लानिंग अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि बात जातीय जनगणना की हो रही है और इसी के इर्द गिर्द रणनीति भी तैयार की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अखिलेश के पास चुनावी मुद्दा नहीं है, जातीय जनगणना पर सिर्फ फोकस रहा है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से मनमुटाव जैसी स्थिति है। जयंत चौधरी पूरी तरह से साथ देंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं, जिसका जवाब देना अखिलेश के लिए कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि भले ही वो घोसी उपचुनाव में जीत दर्ज किए हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सामने कांग्रेस से तालमेल बिठाना और हर सीट पर मायावती से मुकाबला करना टफ माना जा रहा है। और इसी का जिक्र एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने भी कर दिया है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो बीजेपी ही नहीं किसी भी पार्टी के लिए अहम साबित हुआ है। जिस पार्टी ने यूपी को अच्छे से यूटिलाइज किया, वही देश की सत्ता के शिखर पर काबिज रहा। बीजेपी की सफलता के पीछे भी यूपी का अहम योगदान है और 24 के चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही लक्ष्य रखा है। फॉर्मूला नंबर 1, हारी हुई सीटों पर फोकस। फॉर्मूला नंबर 2, मुस्लिम मतदाताओं में पकड़। फॉर्मूला नंबर 3, हर वर्ग को साधने का प्लान। मतलब ये कि बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें विपक्ष का फंसना तय है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को हमेशा समय समय पर ऊर्जा मिलती रही है और इसका लाभ बीजेपी को मिला है। और इसी लिहाज से एक बार फिर इंडी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी प्लान तैयार कर रही है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर बीएसपी सांसद दानिश अली की शिकायत की है। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने पत्र में लिखा कि दानिश अली सीनियर ऑफेंडर हैं। स्पीकर को लिखे पत्र में रवि किशन ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में मैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर रहा था तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली की लोकसभा में टोका टोकी करने और डिस्टर्ब करने की आदत है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर से इस घटना की भी जांच की मांग की है। खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था। जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को रावण के खानदान का बता दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। அதற்கு ஹிந்தி நடிகையெல்லாம் கூட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா ஜனாதிபதியை கூப்பிடல. ஏன்? கணவனை எழுந்தவங்க. இதுதான் சனாதனம். இந்த சனாதனத்தை தான் பிறப்பால் எல்லாரும் சமம்ங்கிறதா சனாதனத்தை ஒழிப்பதுதான் நம்முடைய குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए।
जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। सनातन शत्रुओं को बाबा की लास्ट वार्निंग। ये मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल। कार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है। हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते। हिंदू विरोधियों पर गरजे बाबा बागेश्वर। हम किसी राजनेता पर, 2 कौड़ी की राजनेता पर कमेंट। लगातार हिंदुओं का अपमान, सनातन पर प्रहार और नेताओं की भरमार। सनातन धर्म पर स्टालिन ने एक बार फिर जहर उगला है। इस बार स्टालिन ने हिंदू धर्म के बहाने महामहिम राष्ट्रपति पर ओछा बयान दिया है। ये देखकर बाबा बागेश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इतने गुस्से में कभी नहीं थे। हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से सनातन का अपमान किया है, इसे देखकर साधु संतों में आक्रोश है। अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। तुम्हारा हथियार तुम्हारी वाणी हो, तुम्हारा हथियार तुम्हारी एकता हो, कि कोई एक उंगली उठाए और 100 हिंदुत्ववादी उसकी उंगली तोड़ दें तो दूसरे विचार भी ना कर पाए। तो प्रार्थना है हमारी, इसलिए निवेदन है हमारा कि आप सनातन के लिए जुड़ो। भारत में करीब 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो हिंदू जिनका विश्वास सनातन परंपरा में है, वो हिंदू जिनकी आस्था सनातन में है, वो हिंदू जो खुद को सनातनी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदू विरोधी गठबंधन बनता जा रहा है, उससे बाबा गुस्से में है और वो किसी भी हालत में इन्हें माफ नहीं करना चाहते हैं। ये मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। विचारों को अब कोई उपचार बचा नहीं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, संत एक मंचों पर आ रहे हैं। विचारों के पेट में दर्द हो गया है, तो इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं। करने दो विचारों। सनातन के प्रति नफरत बढ़ाने वाली ब्रिगेड में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है। रामचरितमानस के अपमान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के अपमान की सुपारी ले ली है। नाम में स्वामी लगाने वाले मौर्य की जुबान से सनातन के विरोध में ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिन्हें सुनाया भी नहीं जा सकता है। ब्राह्मण स्वयंभू है, जो अपने मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य लोग कह रहे हैं कि सनातन में फारसी में चोर शब्द है, हिंदू शब्द जो है वो चोर शब्द है। हम किसी राजनेता पर, 2 कौड़ी की राजनेता पर कमेंट। इन्हीं नफरती चेहरों की वजह से हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर निकले बाबा ने हिंदू विरोधियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उदयनिधि स्टालिन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य, जी परमेश्वर हो या प्रियांक खरगे, या सनातन को साइनाइड बताने वाले चंद्रशेखर, धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिज्ञा ली है कि सनातन के अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी ठटरी बांधकर ही दम लेंगे। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत सनातनियों की धरती है। सनातन धर्म इस दुनिया के प्रारंभ से है। जब तक धरती पर जल और सूर्य रहेगा, तब तक सनातन का कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। पहले भी जब स्टालिन ने सनातन पर बयान दिया था, तो बाबा ने उनकी तुलना रावण के खानदान से की थी।
रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। सनातन का पताका लहराते बाबा बागेश्वर हिंदू विरोधियों के खिलाफ धर्मयुद्ध कर रहे हैं। अपने दरबार से ही वो उत्तर से दक्षिण तक सनातन मिटाने का ख्वाब देखने वालों पर प्रहार कर रहे हैं। तो सनातन के विरोधियों को बाबा यहां पर वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।